क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी जहाँ है वो सिर्फ आपके एफर्ट्स या टैलेंट की वजह से नहीं है। असली रीज़न बिल्कुल इनविजिबल है। वो रोज़ आप देख नहीं पाते, लेकिन हर डिसीजन, हर हैबिट्स और हर फीलिंग वही सीक्रेटली आपकी फ्यूचर सेव कर रही है। और एक और शॉकिंग बात, 90% लोग सिर्फ सरफेस लेवल पर फाइट करते हैं। हैबिट, रूटीन्स, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लेकिन असली लेवल अनटचड रह जाता है। अगर आपने वो लेवल समझ लिया तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, फोकस अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा और आपका फ्यूचर पहली बार कॉन्शियसली डिजाइन होगा। जितने भी लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल उलझा हुआ है और आपके अंदर छुपा है। आज की वीडियो में हम उसी पूरी इनविजिबल हायरार्की को अनकवर करेंगे, अवेयरनेस से लेकर हैबिट तक, ब्रेन से लेकर हार्मोन तक, और आखिर में देखेंगे कि आप सच में कौन हैं और आपका फ्यूचर कैसे तय होगा। तो अगर आप अपनी लाइफ का रियल कंट्रोल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना ही ज़रूरी है। और अगर आप नहीं देख सकते तो ये वीडियो यहीं पर छोड़कर चले जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जितना खतरनाक होता है उतना खतरनाक शायद ही कुछ चीज़ हो सकता है। और हाँ, जो मैं आपको अगले 5 सेकंड में बताने वाला हूँ वो ये सीक्रेट है जो लगभग किसी भी मोटिवेशनल वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। पार्ट 1, फ्यूचर अचानक नहीं बनता, साइलेंटली प्रोग्राम होता है। जरा एक पल रुककर और खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपकी ज़िंदगी आज जैसी है क्या वो किसी एक दिन अचानक बन गई? तो आंसर इज दैट नहीं। आपका फ्यूचर किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं बनता, वो सोलो प्रोग्रामिंग की तरह बनता है। इतनी चुपचाप कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। यही वजह है कि लोग एक दिन उठकर कहते हैं, पता नहीं लाइफ यहाँ कैसे आ गई। असल में पता होता है तो बस उन्होंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। साइकोलॉजी में एक बहुत बेसिक लेकिन ब्रूटल ट्रूथ है, फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय बिग डिसीजन, इज डिसाइडेड बाय रिपीटेड पैटर्न। और ये पैटर्न बाहर से नहीं दिखते, ये इनविजिबल होते हैं। लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब बदलेंगे, जब सही समय आएगा तब मेहनत करेंगे, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पहला इल्यूजन उत्पन्न होता है। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन ये फ्यूचर नहीं बनाते, ये तो फ्यूचर का बाई प्रोडक्ट होते हैं। अब सवाल ये है, अगर फ्यूचर मोटिवेशन से नहीं बनता तो फिर बनता किससे है? यहीं से असली गेम शुरू होता है। और आप हर दिन कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कुछ थॉट्स को बार बार सोचते हैं, कुछ फीलिंग्स को नॉर्मलाइज कर लेते हैं और कुछ एक्शन को आदत मान लेते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें डिफ़ॉल्ट मोड बना लेता है और जो डिफ़ॉल्ट बन जाता है वही डेस्टिनी बन जाता है। यही कारण कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक आगे निकल जाता है, दूसरा वहीं अटका रहता है। डिफरेंस इंटेलिजेंट का नहीं होता, डिफरेंस इनर स्ट्रक्चर का होता है। साइकोलॉजी से कहती है इंटरनल हायरार्की, यानी आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं अंदर से ऑपरेट होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग हमेशा सबसे नीचे वाले लेवल पर लड़ते हैं। कोई हैबिट बदलने की कोशिश करता है, कोई रूटीन और कोई मोटिवेशन वीडियो देखता है, लेकिन चेंज नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ कंट्रोल होता ही नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप ट्री के सूखे पत्ते तोड़ते रहें और रूट को कभी छुए ही ना। कुछ दिन बाद नए पत्ते फिर आ जाते हैं। यहीं से फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। मैं ट्राई करता हूँ फिर भी चेंज नहीं होता, शायद मुझ में भी कुछ कमी है। नहीं, आप में कमी नहीं है, कमी समझ के लेवल में है। आपकी ज़िंदगी को 9 इनविजिबल लेवल कंट्रोल करते हैं और ज़्यादातर लोग पहले 2-3 लेवल से ऊपर कभी जाते ही नहीं, इसलिए उनकी लाइफ भी एक लिमिटेड सर्कल में घूमती रहती। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ये लेवल इतने पावरफुल है तो हमें स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी इनके बारे में क्यों नहीं सिखाती? क्योंकि ये लेवल दिखाई नहीं देती और जो दिखाई नहीं देता उसे लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो इनविजिबल होता है अक्सर वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे ग्रेविटी, आप उसे देख नहीं सकते लेकिन उसका असर हर चीज़ पर है, उसी तरह आपकी अवेयरनेस, आइडेंटिटी, बिलीव्स दिखाई नहीं देती, लेकिन वही आपकी पूरी ज़िंदगी को सेव करती है। अगर हैबिट रूट नहीं है, अगर हार्मोन बॉस नहीं है, अगर ब्रेन भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है तो असली कंट्रोल कहाँ है? और क्यों कुछ लोग बिना स्ट्रगल डिसिप्लिन दिखाते, जबकि कुछ लोग सालों कोशिश करके भी नहीं बदलते? अगले पार्ट में हम नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे चलेंगे और समझेंगे फ्यूचर बनने की चेन असल में शुरू कहाँ से होती है। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप समझने के लिए तैयार हैं।
और यही रेडीनेस चेंज का पहला सिग्नल होती है। पार्ट 2 हैबिट्स रिजल्ट हैं, रूट नहीं। यही 90% लोग फंस जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर लोग जब अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नए रूटीन बनाते हैं। सुबह 5 बजे उठने का प्लान, टू डू लिस्ट, हैबिट ट्रैकर, 21 डेज चैलेंज, और कुछ दिन, शायद कुछ हफ्ते सब ठीक चलता है। फिर धीरे धीरे वही पुरानी ज़िंदगी वापस आ जाती है। यहीं पर लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है, प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी है। साइकोलॉजी में एक क्लियर रूल है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। और हैबिट सिस्टम का लास्ट आउटपुट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। हैबिट्स उस जगह बनती है जहाँ दिमाग पहले से डिसाइड कर लिया कि क्या नॉर्मल है। अब समझिए कैसे। आपका ब्रेन हर समय एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसे ब्रेन ऑटोमेशन में डाल देता है। इसी ऑटोमेशन को हम हैबिट कहते हैं। मतलब आप हैबिट चुनते नहीं हैं, हैबिट अपने आप बन जाती है। जब कोई बिहेवियर बिना रेजिस्टेंस रिपीट होता है, अब सवाल ये है, ये बिहेवियर रिपीट क्यों होता है? क्योंकि उस मोमेंट पर ये बिहेवियर आपको कंफर्ट देता है, रिलीफ देता है, प्लेजर देता है या पेन से बचाता है। और यहाँ से हैबिट्स का रियल ड्राइवर सामने आता है। अगर स्क्रॉलिंग आपको लोनलीनेस से बचाती है तो हैबिट बनेगी। अगर प्रोक्रास्टिनेशन आपको फेलियर के डर से बचाता है तो हैबिट बनेगी। अगर जंक फूड आपको स्ट्रेस में टेम्पररी बहुत राहत देता है तो हैबिट बनेगी। आप चाहे 100 बार खुद से कहें ये गलत है, अगर अंदर से ब्रेन को सिग्नल जा रहा है ये मुझे अभी सेफ फील कराता है, तो हैबिट टूटेगी नहीं। इसलिए विल पावर फेल होती है। विल पावर कॉन्शियस होती है, हैबिट अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस हमेशा जीतता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रुथ समझिए, आप हैबिट्स इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि आप हैबिट के साथ लड़ते हैं, उस रीजन के साथ नहीं है जिसकी वजह से हैबिट बनी। आप सिम्टम्स को ठीक कर रहे हैं, काज को नहीं। यही रीजन है कि एक इंसान बिना इफर्ट के डिसिप्लिन्ड दिखता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। डिसिप्लिन्ड इंसान के लिए अच्छी हैबिट पेन नहीं है, वो आइडेंटिटी और कंफर्ट का हिस्सा बन चुकी है, और जो कंफर्ट बन जाए तो उसे ब्रेन छोड़ना नहीं चाहता। अगर हैबिट्स ऑटोमेटिक है, अगर विल पावर वीक है, अगर इमोशन गेम चला रहे हैं, तो फिर कुछ और लोग कंट्रोल में कैसे रहते हैं? कौन सा सिस्टम है जो हैबिट्स से पहले काम करता है? और वही सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी हैबिट बनेगी और कौन सी टूटेगी। अगले पार्ट में हम उस इनविजिबल लेयर तक जाएंगे जहां से हैबिट्स को कमांड मिलती, हार्मोन्स और ब्रेन सिग्नल, और वहीं आपको समझ आएगा कि आप कमज़ोर नहीं थे, आप बस गलत लेवल पर लड़ रहे थे। अगर आप रेडी हैं तो अगला स्टेप लॉजिकल नहीं, आई ओपनिंग होगा। पार्ट 3 हार्मोन, असली ड्राइवर जिन्हें आप कंट्रोल समझते नहीं। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, आप जो भी करते हैं, काम टालना, मोबाइल उठाना, जंक खाना या फिर अचानक प्रोडक्टिव हो जाना, उस पर डिसीजन ज़्यादातर आपने नहीं लिया, आपके हार्मोन्स ने लिया। हम खुद को लॉजिकल समझते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस साफ कहती है ह्यूमन बिहेवियर इज केमिस्ट्री फर्स्ट, लॉजिक लेटर। अब इसे सिंपल भाषा में समझिए, जब आपको किसी चीज़ से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, नोटिफिकेशन, रील, शुगर, प्रेज, तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, और डोपामाइन आपको खुश नहीं करता, ये आपको रिपीट कराता। जितना ज़्यादा डोपामाइन स्पाइक उतनी ज़्यादा क्रेविंग। यही रीजन है कि आप जानते हुए भी बार बार वही काम करते हैं जो आपको पीछे खींचता है। दूसरी तरफ कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, जब आप डर, प्रेशर, कंपैरिजन या अनसर्टेनिटी में रहते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है। हाई कॉर्टिसोल का मतलब ओवर थिंकिंग, अबाइंडेंस, डिसीजन पैरालिसिस, और फिर आप वही करते हैं जो आसान और फैमिलियर है, यानी ओल्ड हैबिट्स। अब एक और हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सेरोटोनिन।
सेरोटोनिन सेल्फ वर्थ और स्टेबिलिटी से जुड़ा। जब सेरोटोनिन लो होता है तो आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, अप्रूवल ढूंढते हैं, कंपैरिजन करते हैं और हैबिट्स वही बनती है जो आपको टेम्पोरली इनफ फील कराए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात, हार्मोन्स रैंडम नहीं होते, हार्मोन सिग्नल बेस्ड होते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील कर, ब्रेन वही सिग्नल बॉडी को भेजता है और बॉडी उसी हिसाब से केमिस्ट्री चेंज कर देती है। मतलब हार्मोन्स बॉस नहीं है, वो मैसेंजर हैं। अब यहाँ लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं मुझे डोपामाइन डिटॉक्स करना चाहिए, मुझे कोर्टिसोल कम करना चाहिए, लेकिन ये सरफेस सॉल्यूशन है, क्योंकि हार्मोन्स रिलीज आपकी लाइफ सिचुएशन से नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन से जुड़ा होता है। एक ही सिचुएशन में एक इंसान काम रहता है, दूसरा अनकॉन्शियस। सिचुएशन सेम है, सिग्नल अलग है। और सिग्नल कहाँ से आता है? यहीं से हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हार्मोन्स बिहेवियर चला रहे हैं लेकिन हार्मोन सिग्नल से चलते हैं, तो वो सिग्नल कौन देता है और क्यों कुछ लोग स्ट्रेस में भी फोकस्ड रहते हैं जबकि कुछ लोग कंफर्ट में भी डिस्ट्रैक्टेड। अगले पार्ट में हम उस जगह जाएंगे जहाँ से ये सिग्नल उत्पन्न होते हैं। ब्रेन सिस्टम, डिसीजन vs सर्वाइवल। और वहीं आपको पहली बार समझ आएगा कि आपके अंदर दो ब्रेन्स हैं और दोनों अलग अलग गोल्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप पैटर्न्स देखना शुरू कर चुके हैं और पैटर्न्स दिखने लगे तो कंट्रोल दूर नहीं रहते। पार्ट 4 ब्रेन सिस्टम। आपके अंदर दो दिमाग काम कर रहे हैं। पार्ट 4 ब्रेन सिस्टम। आपके अंदर दो दिमाग काम कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, आप प्रॉब्लम नहीं है, आपका दिमाग भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती जब हम ये नहीं समझते कि हमारे अंदर दो अलग अलग ब्रेन सिस्टम काम कर रहे हैं और दोनों के गोल्स अलग हैं। पहला सिस्टम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपका थिंकिंग ब्रेन है। यही पार्ट प्लानिंग करता है, फ्यूचर देखता है, राइट vs रॉन्ग समझता है। जब आप कहते हैं कल से रूटीन फॉलो करूँगा, अब डिस्ट्रैक्शन कम करूँगा, तो ये वॉइस यहीं से आती है। दूसरा सिस्टम है लिम्बिक सिस्टम, ये आपका सर्वाइवल ब्रेन है। इसका काम है पेन से बचना, कंफर्ट ढूंढना, खतरे से तुरंत रिएक्ट करना। ये फ्यूचर नहीं देखता, ये सिर्फ अभी यानी वर्तमान को देखता है। अब कॉन्फ्लिक्ट यहीं उत्पन्न होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है ये काम लॉन्ग टर्म में सही है। लिम्बिक सिस्टम कहता है अभी ये अनकंफर्टेबल है, छोड़ो। और ज़्यादातर केस में लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से सर्वाइवल ब्रेन ज़्यादा पावरफुल है। ये दिमाग तब से मनुष्य के अंदर है जब मनुष्य पृथ्वी पर आए थे। आपका ब्रेन लाखों साल खतरे से बचने के लिए बना है, सक्सेस पाने के लिए नहीं। इसलिए जब भी डिस्कम्फर्ट आता है, एफर्ट्स, बोर्डम, अनसर्टेनिटी, तो लिम्बिक सिस्टम इसे थ्रेट समझ लेता है और तुरंत आपको किसी ऐसी चीज़ की तरफ धकेल देता है जो फैमिलियर और सेफ फील कराए। फोन, फूड, डिस्ट्रैक्शन, एस्केप, यही रीजन है कि आप जानते हुए भी गलत करते हैं। ये लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, ये बायोलॉजिकल वायरिंग है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जैसे हाई कोर्टिसोल या डोपामाइन स्पाइक्स, तो लिम्बिक सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक। मतलब आप लॉजिकल सोच नहीं पाते, इम्पल्सिव हो जाते। लेकिन यहाँ गुड न्यूज़ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रेन किया जा सकता है। अटेंशन कंट्रोल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब इसी मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जैसे जैसे ये स्ट्रॉन्ग होता है, लिम्बिक रिएक्शन स्लो पड़ने लगते हैं। अब सवाल ये है, अगर ब्रेन सिस्टम इतने पावरफुल हैं तो कुछ लोग प्रेशर में भी काम कैसे रहते हैं और कुछ लोग बिना प्रेशर के भी रेस्टलेस क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोगों का फोकस आसानी से टूटता है और कुछ लोगों का नहीं? अगले पार्ट में हम उसी इनविजिबल रिमोट को समझेंगे जो इन दोनों ब्रेन सिस्टम्स को डायरेक्शन देता है, फोकस एंड अटेंशन। और वहीं आपको पहली बार समझ आएगा कि आपकी ज़िंदगी असलियत में आपके हाथ में कहाँ है। पार्ट 5 फोकस एंड अटेंशन, आपकी ज़िंदगी का असली रिमोट। अब यहाँ एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, वो वैसी है जैसी आपका फोकस रोज रहता है। हम सोचते हैं कि फोकस एक छोटी सी चीज़ है, ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है फोकस इज नॉट ए स्किल, फोकस इज ए सिलेक्टर। आपका फोकस तय करता है आप क्या नोटिस करेंगे और क्या इग्नोर, और धीरे धीरे आप क्या बनेंगे।
अब यहाँ ब्रेन का एक पावरफुल सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। RAS आपके ब्रेन का फिल्टर है। आपके सामने रोज हजारों चीज़ें होती हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं देखते, वही देखते हैं जिसे आपका ब्रेन इम्पॉर्टेंट मानता है। अगर आप खुद को कहते हैं मैं अनलकी हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ पॉसिबल नहीं है जैसी थिंकिंग रखते हैं, तो RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन्हीं प्रूफ्स को ढूंढता है जो इस बिलीव को सही साबित करें, और अपॉर्चुनिटी आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होते हैं, एक को रास्ते दिखते हैं, दूसरे को सिर्फ प्रॉब्लम्स। डिफरेंस इंटेलिजेंट का नहीं है, अटेंशन प्रोग्रामिंग का होता है। अब एक ब्रटल ट्रूथ, फोकस न्यूट्रल नहीं होता, या तो वो आपको आगे ले जा रहा है या धीरे धीरे पीछे। सोशल मीडिया, न्यूज, कंपैरिजन, नेगेटिविटी, ये सब आपका फोकस हाईजैक करते हैं, और जब फोकस हाईजैक होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ता है और लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल ले लेता है। मतलब आप रिएक्ट करते हैं, डिसाइड नहीं करते। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फोकस सिर्फ कहाँ देख रहे हो नहीं है, फोकस ये भी है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्ट कर रहे हो। सेम फेलियर एक इंसान के लिए लेसन बनती है, दूसरे के लिए आइडेंटिटी बन जाती है। मैं फेल हुआ VS मैं फेलियर हूँ, बस यही इंटरप्रिटेशन डिफरेंस फ्यूचर की डायरेक्शन बदल देता है। अब सवाल ये है, अगर फोकस इतना पावरफुल है तो हम उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम जानते हुए भी अननेसेसरी चीज़ों पर ध्यान दे बैठते हैं? क्यों डिस्ट्रैक्शन इफर्टलेस लगती है और फोकस इफर्टफुल? इसका जवाब बहुत सिंपल है, फोकस बिलीफ से आता है। आप वही चीज़ फोकस करते हैं जिसे आप सच मानते हैं, जिसे आप वैल्यू देते हैं, जिसे आप अपने बारे में मानते हैं, और यहीं पर अगला लेवल शुरू होता है। अगर बिलीव वीक है तो फोकस अनस्टेबल होगा, अगर बिलीव कंफ्यूज्ड है तो फोकस स्कैटर्ड होगा। इसलिए फोकस को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे बिलीव लेवल से कमांड मिलती है। अगर फोकस बिलीव से आता है और बिलीव बिहेवियर को सेव करता है तो बिलीव बनती कहाँ से है? क्यों कुछ बिलीव आपको एम्पावर करती हैं और कुछ साइलेंटली आपको लिमिट करती हैं? अगले पार्ट में हम उससे साइलेंट प्रोग्रामिंग को एक्सपोज करेंगे जो बचपन से आपके अंदर चल रही है। बिलीफ सिस्टम इनविजिबल प्रोग्रामिंग, और वहीं आपको पहली बार यह समझ आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी क्यों रिपीट कर रहे हैं। अब रेडी हो जाइए। पार्ट 6 बिलीफ सिस्टम साइलेंट प्रोग्रामिंग, जो आपकी ज़िंदगी रिपीट कराती है। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल लेकिन फ्रीइंग ट्रूथ सुनिए, आप जो बार बार जी रहे हैं वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो बिलीफ बेस्ड रिपीटेशन है। बिलीव्स कोई विचार नहीं होते, बिलीव्स वो कंक्लूजन्स होते हैं जो अपने किसी समय बिना सवाल किए एक्सेप्ट कर लिए, और एक बार एक्सेप्ट हो गए तो वो क्वाइटली आपकी ज़िंदगी चलाने लगते हैं, आप नोटिस भी नहीं करते। साइकोलॉजी में से कहा जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप जो मानते हैं आप वही एक्सपेक्ट करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं वही एक्शन लेते हैं, और वही रिजल्ट रिपीट होते हैं। आप समझिए बिलीव्स बनती कैसे है। ज़्यादातर बिलीव्स बचपन में बनती है, घर, स्कूल, सोसाइटी, कंपैरिजन से। अगर आपने बार बार सुना तुम एवरेज हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, सेफ रहो, रिस्क मत लो, तो आपका दिमाग एक कॉन्क्लूजन बना लेता है, ग्रोथ रिस्की है, कंफर्ट बेटर है, और ये बिलीव्स बाद में एडल्ट डिसीजन को सेव करती है। आप कॉन्शियसली सोचते हैं कि आप चॉइस ले रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली बिलीव ही डिसीजन ले रही होती है। यही कारण है कुछ लोग अपॉर्चुनिटी देखकर एक्साइटेड होते हैं और कुछ डर जाते हैं। सिचुएशन सेम होती है, बिलीव अलग। अब एक और सोच पॉइंट, बिलीव सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव बिलीव भी लिमिटिंग हो सकती है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं सिंपल लाइफ चाहता हूँ, अगर इनके पीछे फियर या अवॉइडेंस छुपा है तो ये बिलीव्स भी ग्रोथ रोक सकती है। अब सवाल है बिलीव्स इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि बिलीव ब्रेन के लिए रियलिटी डेफिनेशन होती है। ब्रेन लॉजिक नहीं ढूंढता,
ब्रेन कंसिस्टेंसी ढूंढता है, वो हर उस एविडेंस को ढूंढ लेता है जो बिलीव को कंफर्म करे और बाकी सब इग्नोर कर देता है। यही रीजन कि लोग सच के सामने भी नहीं बदलते। अब एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन, अब बिलीव को फोर्स करके नहीं बदल सकते, क्योंकि बिलीव थॉट नहीं है, बिलीव आइडेंटिटी से जुड़ी होती है। अगर बिलीव चेंज करने से आपकी आइडेंटिटी शेक होती है तो ब्रेन रेजिस्ट करेगा, इसलिए अफर्मेशन फेल होती है। आप ऊपर से कहते रहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अंदर आइडेंटिटी कहती है मैं वही हूँ जो हमेशा था। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और पुरानी बिलीव्स जीत जाती है। अब यहाँ डीप क्वेश्चन, अगर बिलीव आइडेंटिटी से आती है और बिलीव फ्यूचर कंट्रोल करती है तो आइडेंटिटी बनती कहाँ से है? और क्या आइडेंटिटी फाइनल ट्रूथ है? क्या उसके भी ऊपर कोई लेवल है जहाँ से बिलीव और आइडेंटिटी दोनों डिसॉल्व हो सकते हैं? अगले पार्ट में हम उस लेयर तक पहुँचेंगे जहाँ लोग स्टक रहते हैं, वैल्यू एंड मीनिंग, और वहीं आपको दिखेगा कि आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानते हैं, वही आपकी पूरी ज़िंदगी को डायरेक्शन देता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप कंडीशनिंग को पहचानना शुरू कर चुके हैं, और यही पहचान चेंज का गेटवे होती है। पार्ट 7 वैल्यू एंड मीनिंग, आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन यहीं से तय होती है। अब एक बात बहुत साफ समझिए, आप जो भी करते हैं वो सिर्फ हैबिट या बिलीव की वजह से नहीं होता, वो इस चीज़ से होता है कि आप उसे कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं। यही इम्पोर्टेंस सिस्टम कहलाता है। वैल्यू वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपका ब्रेन पेन सहने को तैयार होता है। अगर कंफर्ट आपकी टॉप वैल्यू है तो डिसिप्लिन स्ट्रगल लगेगा। अगर ग्रोथ आपकी टॉप वैल्यू है तो स्ट्रगल मीनिंगफुल लगेगा। यही डिफरेंस है। अब लोग अक्सर कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। असल में मोटिवेशन नहीं, मीनिंग मिसिंग होती है। ब्रेन तभी फट देता है जब उसे लगे कि ये इफर्ट किसी मीनिंगफुल डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए टेम्पोररी मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन पर्पस्ड बेस एक्शन टिकता है। अब एक सब्टल पॉइंट, वैल्यू वो नहीं होती जो आप बोलते हैं, वैल्यू वो होती हैं जो आप डेली लाइफ में चूज करते हैं। अगर आप कहते हैं हेल्थ इम्पॉर्टेंट है लेकिन स्लीप, फूड, स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं तो आपकी रियल वैल्यू हेल्थ नहीं है, कंफर्ट है। ब्रेन आपके वर्ड्स नहीं सुनता, आपके पैटर्न्स देखता है और उन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से फ्यूचर प्रोग्राम करता है। आप समझिए वैल्यू बिलीफ से कैसे जुड़ी है। आप वही बिलीफ पकड़ते जो आपकी वैल्यू को सपोर्ट करे। अगर आपकी वैल्यू सेफ्टी है तो आप रिस्क रिलेटेड बिलीफ रिजेक्ट करेंगे। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ है तो डिस्कम्फर्ट रिलेटेड बिलीफ्स एक्सेप्ट करेंगे। मतलब वैल्यू डिसाइड करती कौन सी बिलीफ सरवाइव करेगी। अब यहाँ एक पावरफुल रियलाइजेशन, बिलीव इनहेरिटेड भी होती है। फैमिली, कल्चर, सोसाइटी आपको इनडायरेक्टली सिखाती हैं क्या सही है और क्या खतरनाक, और बिना क्वेश्चन किए आप वही वैल्यू कैरी कर लेते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग स्टेबिलिटी को सक्सेस मानते हैं और कुछ फ्रीडम को। कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस अलग होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर वैल्यू इतनी पावरफुल है तो हम उन्हें चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि वैल्यू आइडेंटिटी से जुड़ी होती हैं। आप खुद को जिस तरह का इंसान मानते हैं आप वही वैल्यू एडॉप्ट करते हैं, और यहाँ हायरार्की साफ होने लगती है। वैल्यू को बिलीव्स कंट्रोल करते हैं और बिलीव्स को फोकस कंट्रोल करता है, और फोकस ब्रेन को, और ब्रेन हार्मोन्स को, और हार्मोन्स हैबिट्स को, और हैबिट्स आपकी फ्यूचर को। अगर वैल्यूज आइडेंटिटी से आती हैं और आइडेंटिटी बिलीव को सेव करती हैं तो आइडेंटिटी बनती कैसे? और क्या आइडेंटिटी सच में फिक्स्ड है या वो भी एक लेयर है जिसे देखा और बदला जा सकता है? अगले पार्ट में हम उसी कोर पर जाएंगे, आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, और यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। पार्ट 8 आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ, यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ हैबिट्स, बिलीव्स या वैल्यू की बात नहीं होती। यहाँ बात होती है आपकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी मतलब आप अपने
बारे में क्या मानते हैं। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग ये नहीं करते। यही आइडेंटिटी है। और ध्यान से सुनिए, आप आइडेंटिटी के बाहर कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते। आप मोटिवेशन से हैबिट बदल सकते हैं, डिसिप्लिन से रूटीन बना सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी आइडेंटिटी से मैच नहीं करता तो कुछ समय बाद आप वापस पुराने पैटर्न पर लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी गोल सक्सेस नहीं है, कंसिस्टेंसी है। ब्रेन कहता है आप अपने सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहें। अगर आप अंदर से खुद को प्रोक्रास्टिनेटर मानते हैं तो ब्रेन हर उस एक्शन को सबोटेट करेगा जो डिसिप्लिन वर्जन की तरफ ले जाए। आप खुद नहीं रोकते, आपकी आइडेंटिटी रोकती है। अब इसलिए आइडेंटिटी बनती कैसे? आइडेंटिटी फैक्ट से नहीं बनती, आइडेंटिटी एक्सपीरियंस से बनती है। और उन एक्सपीरियंस पर आपने जो मीनिंग लगाया यही आइडेंटिटी बन गया। एक फेलियर, मैं कैपेबल नहीं हूँ। एक रिजेक्शन, मैं वर्दी नहीं हूँ। एक कंपैरिजन, मैं पीछे हूँ। धीरे धीरे ये कॉन्क्लूजन आई एम स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। और यही ट्रैप है। आप भूल जाते हैं कि ये कॉन्क्लूजन टेम्पोररी मोमेंट से बने थे, लेकिन आपने इन्हें परमानेंट ट्रूथ मान लिया। अब एक डीप ट्रूथ, आइडेंटिटी रियल नहीं होती, आइडेंटिटी एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट होती है। एक रोल, एक स्टोरी, एक लेवल। लेकिन ज़्यादातर लोग इस स्टोरी को ही मैं मान लेते हैं और यही सफरिंग शुरू होती है। अब सवाल ये है, अगर आइडेंटिटी एक स्टोरी है तो स्टोरी को देखने वाला कौन है? जब आप कहते हैं मैं कंफ्यूज्ड हूँ, आई एम कंफ्यूज्ड, तो सवाल उठता है जो कंफ्यूजन को देख रहा है वो कौन है? जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो जो डर को नोटिस कर रहा है वो डर नहीं हो सकता। यहीं से हायरची का अगला लेवल खुलता है, ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर के ऊपर कॉन्शियस अवेयरनेस, जहां आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जब आइडेंटिटी हिलती है ईगो डरता है, क्योंकि ईगो आइडेंटिटी पर ही सरवाइव करता है। इसलिए जब आप बदलने लगते हैं तो अंदर रेजिस्टेंस आता है, कंफ्यूजन, फियर, सेल्फ डाउट। और लोग समझते हैं शायद मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, ये साइन है कि आप ओल्ड आइडेंटिटी से बाहर निकल रहे हैं। अगर आइडेंटिटी सिर्फ एक लेयर है और उसके पीछे अवेयरनेस है तो अवेयरनेस कौन है? और अगर आप अवेयरनेस बन जाएं तो क्या फ्यूचर अभी भी आपको कंट्रोल करेगा? शायद नहीं। या पहली बार आप फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर पाएंगे। अगले और फाइनल पार्ट में हम हायरची के टॉप पर जाएंगे। कॉन्क्लूजन, अवेयरनेस यानी कि चेतना, जहां कंट्रोल नहीं क्लियरिटी होती है, और वहीं से रियल फ्रीडम शुरू होती है। फाइनल पार्ट, कॉन्शियस अवेयरनेस, जहां से आपका फ्यूचर जन्म लेता है। अब हम हायरची के उस टॉप पॉइंट पर खड़े हैं जहां बहुत कम लोग सच में पहुंचते हैं। यहाँ कोई टेक्निक नहीं है, यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं है, यहाँ कोई बनना नहीं है, यहाँ सिर्फ देखना है। कॉन्शियस अवेयरनेस मतलब जो सब कुछ नोटिस कर रहा है लेकिन खुद किसी चीज में उलझा नहीं है। आप थॉट्स को देख सकते हैं, आप इमोशन को देख सकते हैं, आप आइडेंटिटी को भी देख सकते हैं। और जो देख सकता है वो वही नहीं हो सकता जिसे देखा जा रहा है। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपकी समस्या हैबिट नहीं थी, आपकी समस्या हार्मोन नहीं थी, आपकी समस्या बिलीव भी नहीं थी। आपकी असली समस्या थी कि आप हर लेयर को मैं मानते चले आए। मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, मेरे दिमाग ऐसा है। लेकिन जब अवेयरनेस जागती है तो एक स्पेस बनता है थॉट्स और आपके बीच, इमोशन और आपके बीच, रिएक्शन और आपके बीच, और यही स्पेस चॉइस देता है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप फोकस ऑटोमेटिक नहीं होता, कॉन्शियस होता है। अब हार्मोन्स आपको ड्राइव नहीं करते, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करते करते उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही रीजन है कि रियल चेंज फोर्स से नहीं आता, क्लियरिटी से आता है। जब आप अवेयर होते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो डिस्ट्रैक्शन कमजोर पड़ जाता है।
जब आप अवेयर होते हैं कि आप फियर से डिसीजन ले रहे हैं तो फियर कंट्रोल खो देता है। अवेयरनेस फाइट नहीं करती लेकिन डिसॉल्व कर देती है। आप पूरी हायरार्की को एक लाइन में समझिए। अवेयरनेस डिसाइड करती है आप किस आइडेंटिटी को पहनेंगे। आइडेंटिटी डिसाइड करती है आप किन वैल्यू को पकड़ेंगे। वैल्यू डिसाइड करती है आप कौन सी बिलीफ अलाउ करेंगे। बिलीफ डिसाइड करती है आपका फोकस कहाँ जाएगा। फोकस डिसाइड कर ब्रेन किस मोड में काम करेगा। ब्रेन डिसाइड करता है कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे। हार्मोन डिसाइड करते हैं कौन सी हैबिट ऑटोमेटिक होगी और हैबिट डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। तो कमेंट में लिखिए मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आपको एकदम क्लियरिटी के साथ मैं समझा रहा हूँ और समझिए इस चीज़ को। मतलब फ्यूचर सबसे नीचे और कंट्रोल सबसे ऊपर। अब सवाल ये नहीं कि मैं क्या करूँ, सवाल यह है मैं किस लेवल पे जी रहा हूँ। अगर आप हैबिट्स के लेवल से जी रहे हैं तो फ्यूचर रिपीट होगा। अगर आप अवेयरनेस के लेवल से जी रहे हैं तो फ्यूचर डिजाइन होगा। और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आपको अवेयरनेस बनना नहीं है, आप ऑलरेडी वही हैं। बस आपने उसे भूल रखा था। जब भी आप प्रेजेंट में होते हैं, जब भी आप बिना जजमेंट ऑब्जर्व करते हैं, जब भी आप खुद को नोटिस करते हैं, आप वहीं होते हैं और वहीं से जिंदगी बदलनी स्टार्ट। धीरे नहीं, शोर से नहीं, लेकिन परमानेंटली। अब आखिरी सवाल जो मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ, आप अब तक किस लेवल से जी रहे कमेंट में बताइए। और आज के बाद आप कॉन्शियसली किस लेवल पे जीना चुनेंगे। क्योंकि अब जब अवेयरनेस जागती है तो फ्यूचर कोई एक्सीडेंट नहीं रहता, वो एक कॉन्शियस क्रिएशन बन जाता। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।